झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, 20 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से 20 करोड़ की डिमांड की है, वरना परिवार वालों को भी उठाने की बात कही है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य संजय यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह रहने वाले संजय यादव से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई। व्हाट्सएप पर भेजे गए धमकी भरे संदेश के बाद सांसद संजय यादव ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्योंकि ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है और कई हत्या का रिकॉर्ड है करने का, इसका पैसा वसूली करने का, हत्या करने देने पर हत्या कर देने का। सांसद संजय यादव आरजेडी में कोई आम शख्सियत नहीं है। संजय यादव की गिनती नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबियों में होती है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से 20 करोड़ की डिमांड की। बदमाशों ने सांसद को 10 दिन की मोहलत दी है। हैरानी की बात है कि रंगदारी की रकम नहीं देने पर सांसद संजय यादव के परिवार के सदस्यों को उठाने की भी धमकी मिली है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का दावा है कि जिस डॉन ने संजय यादव को धमकाया वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी है। इनको धमकी मिली और पैसे की मांग की गई है और परिजनों तक को उठाने की बात कही गई है। इनके संजय यादव जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं। राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी के द्वारा थाना को 20 करोड़ रंगदारी मांगे जाने से संबंधित एक आवेदन दिया गया है, जिस पर सचिवालय थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। नंबर जो है उस नंबर को तकनीकी शाखा को अनुसंधान में सहयोग हेतु दिया गया है। अनुसंधान में यह नंबर का सत्यापन किया जा रहा है कि किस व्यक्ति का नंबर है। मानवीय पहलुओं के आधार पर और तकनीकी अनुसंधान के आलोक में जारी है। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पटना पुलिस भी एक्शन में आ गई है। शुरुआती तफ्तीश से पता चला कि सांसद संजय यादव को अज्ञात नंबर से धमकी आया है। नंबर का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि किसने धमकी दी है। ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है और 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले शख्स को कब तक पकड़ती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी सांसद संजय यादव से 20 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग मामले में एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। सांसद से व्हाट्सएप कॉल पर 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर गोली मारने तक की धमकी दी गई है। धमकी के बाद सचिवालय पुलिस छानबीन में अब जुटी हुई है। तकनीकी शाखा से भी संपर्क साधा गया है। सचिवालय थाने से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। राज्यसभा सांसद और आरजेडी के नेता संजय यादव से रंगदारी मांगे जाने के बाद खलबली मच गई है। सचिवालय थाना पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इसके साथ साथ तकनीकी शाखा से भी संपर्क साधा गया है। सचिवालय थाने की पुलिस की माने तो फोन करने वाला शख्स अमेरिका से फोन करने के बारे में बताया है और इसके बाद उसका जो नंबर है, जो अभी रजिस्टर्ड किए गए हैं, वो नंबर है 91664611, जिससे धमकी दी जाती है कि 20 करोड़ रुपए अगर आप नहीं देते हैं तो गोली मार दी जाएगी। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और बता दें, पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो केस नंबर है 28/25 और इसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार मोबाइल की छानबीन में जुटी हुई है और इसके बाद जो नंबर है, कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल से धमकी मिली थी, इसलिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। आखिर ये फोन करने वाला शख्स का पर्पस क्या था, ये कहां का रहने वाला है, तमाम चीजों पर अभी जांच चल रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कहां से वो फोन किया था, क्यों फोन किया था। क्योंकि संजय यादव उस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड में थे और उस वक्त अपना काम कर रहे थे। इसी बीच उनके नंबर पर फोन आता है और 20 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की जाती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर सियासत थम नहीं रही है। बिहार कांग्रेस राहुल के बयान से बैकफुट पर है तो एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को खुद फर्जीवाड़े का सरदार बताया है। राहुल गांधी के बयान से इंडिया अलायंस मुश्किलों में घिर गया है।
ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। जातीय जनगणना को फर्जी बताने से खुद राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस बयान पर सफाई दी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के बयान का मतलब समझाया है। ये जनगणना ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया था क्या कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने उनका साथ दिया था? उसका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मैं साफ तौर पर आपको कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसके लिए आंदोलन करेगी। अगर आप नवीं ये में नहीं डालते हैं शेड्यूल में, तो हम लोग ठंडे बास्ते में डालने के लिए और 2 दिन में अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए अगर सरकार करती है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। यही राहुल गांधी जी के बोलने का मतलब था। जातीय गणना को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। एनडीए ने राहुल को खुद फर्जीवाड़े का सरदार बताते हुए बयान को हास्यास्पद कहा है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी को लपेटना शुरू कर दिया है। उनको हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार हैं। कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपने को हास्यास्पद बनाने की अद्भुत कला रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही थी और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। राहुल गांधी जी ये बताएं कि उनकी क्या जाति है। बिहार के लोग जातीय जनगणना और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जातीय गणना हुआ है वो बिहार के लोग पसंद करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि वो जातीय जनगणना को बिहार में सबसे पहले पूरे देश में कराने का काम किए हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी जाति बता दें कि उनका क्या जाति है तो अपना वो जातीय गणना करवा लें। राहुल गांधी ने 2023 में बिहार में कराए गए जातीय जनगणना को फर्जी बताया। राहुल गांधी अपनी ही जातीय सर्वे पर हिट विकेट हुए हैं। साल 2022 में जातीय गणना हुई। सर्वे के आंकड़े अक्टूबर 2023 में जारी हुए। जातीय गणना के समय सत्ता में कांग्रेस साझीदार थी। अब अपनी ही सरकार में हुई गणना को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। तब आरजेडी भी बिहार की सत्ता में शामिल थी। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी के बयान जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उनके बयान पर पलटवार किया है। संजय झा ने कहा है कि वो इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल थे, जहां पर नीतीश कुमार हर बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन राहुल गांधी उस पर चुप रहते थे। 1931 के बाद नीतीश कुमार देश के इकलौते नेता हैं जिन्हें बिहार में जातीय गणना जिन्होंने करवाई। कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं हुई? हिपोक्रेसी नहीं हो सकती है। मैं तो इंडिया के मीटिंग में, गठबंधन के मीटिंग में था। नीतीश कुमार जी हर एक मीटिंग में उठाते रहे कि आप अपने उसमें कास्ट सेंसस को रखिए, जातीय जनगणना को, हर एक इंडिया के मीटिंग में, और राहुल गांधी जी उस पर चुप रहते थे। आज कर्नाटक में उनकी सरकार है, कब सर्वे किया, क्यों नहीं उसको पब्लिक कर रहा है? और 1931 के बाद, 1931 के बाद देश के अकेले नेता नीतीश कुमार हैं जो बिहार में कास्ट सर्वे कराया और सर्वे पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा एक्शन उस पर लिया है। उनको लगता है कि कोई कास्ट का बढ़ा दिया, कोई का घटा दिया, तो बताना चाहिए उनको कुछ समझ में थोड़ी आता है। तो अकेले नेता है ना भाई जो किया है, दूसरा कौन किया है आज तक इस देश में? बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब से मौत की आशंका जताई है। डॉक्टर ने भी शराब और गांजा पीने की बात कही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। किसी ने किसी बीमारी और ठंड से मौत की बात पुलिस कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बेतिया में मौत से मातम, 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत।
शराब से मौत की आशंका, एक एक कर तोड़ा दम। परिवार में कोहराम, लोगों के चेहरे पर मायूसी और गांव में मातमी सन्नाटा। ये तस्वीर बेतिया के लौरिया की है, जहां मठिया गांव में 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से सबकी मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब पीने की बात कही है। किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना भाई खोया है। इनका सुबह से शाम तक दारू पीना था। कहाँ पर? दारू तो बंद है, कहाँ पीते थे? गाँव में कहीं खोज के पी लेते थे। मृतक के भाई दीपक गुप्ता का आरोप है कि प्रदीप गुप्ता शराब का आदी था। रोज कहीं न कहीं से ढूंढकर शराब पी ही लेता था। मौत के समय उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 5 दिन में प्रदीप समेत 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 14 जनवरी को रामेश्वर गुप्ता के बेटे प्रदीप कुमार गुप्ता ने अस्पताल के गेट पर दम तोड़ा। 16 जनवरी को मोतीराम जनार्दन ठाकुर के बेटे शिवराम की जान गई। 17 जनवरी को कपिल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी की मौत हुई। 18 जनवरी को मिरुल आलम के बेटे नियाज आलम का इंतकाल हुआ और 19 जनवरी उमेश चौधरी के बेटे मनीष चौधरी के लिए काल का दिन साबित हुआ। मनीष ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार हो रही लोगों की मौत से सतर्क स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मठिया गांव का दौरा किया है। बेतिया के प्रभारी सीएस मुर्तजा अंसारी ने बताया, अभी ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 2-3 केस में हिस्ट्री है कि दारू बहुत ज्यादा पीते थे और गांजा बहुत पीते थे। डॉक्टर ने बताया कि मरने वालों में सिर्फ प्रदीप ही नहीं बल्कि और भी लोग थे। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, गांजा पीते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम बीमारी और ठंड से सबकी मौत होने की बात कह रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि शराब से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कि किसी भी मामले में शराब के मामले की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हमारा पूरा तंत्र मजबूत है और सतर्क है। वहाँ पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। नहीं, शराब पीने की पुष्टि कोई नहीं बताया और हम लोग से पहले वो लोग का पोस्टमार्टम लोग नहीं कराए, अपने दाह संस्कार करवा लिए विगत 1 सप्ताह से। परिवार वाले कह रहे हैं शराब से मौत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शराब से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम से पहले ही सबका दाह संस्कार हो गया है। हालांकि फिर भी प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। देखना होगा कि मामले की पूरी सच्चाई किस कदर निकलकर सामने आती है। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और ये इस साल का पहला और इस रेडियो कार्यक्रम का 118वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने संविधान लागू होने के 75 साल का जिक्र करते हुए संविधान सभा की महान हस्तियों का ओरिजिनल ऑडियो क्लिप भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात के 118वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किए। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए, मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। देश की 3 महान हस्तियों की ओरिजिनल आवाज का ऑडियो क्लिप भी साझा किया। पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑडियो क्लिप साझा करते हुए संविधान सभा के सदस्यों के विचार को धरोहर बताया। पीएम मोदी ने सबसे पहले बाबा साहेब का ऑडियो क्लिप सुनाया। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today. इसके बाद पीएम मोदी ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑडियो सुनाई,
जिसमें राजेंद्र प्रसाद कह रहे थे कि हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहे हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। पीएम मोदी ने आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वो कह रहे थे, हम सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह उस महान भारत का निर्माण करने में मदद करेंगे। I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land with respect of race, caste, creed or community. पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन किया जिसने देश को पवित्र संविधान दिया। गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान लागू होने के 75 साल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि इनके विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत का निर्माण करना है जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं को गर्व हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की सियासत में भले ही राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी तस्वीर आई है जिसे देख आप भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाएंगे। 10 साल के एक बच्चे ने बिहार के सीएम के सामने गाना गाकर सबका दिल जीत लिया। बच्चे के गाने ने सीएम के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। सीएम नीतीश खिलखिलाए और बच्चे को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर हुए कार्यक्रम में बच्चों का गाना सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। छपरा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कल राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित होगा। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजेंद्र स्टेडियम में तैयारी का जायजा लेने सांसद राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे। रूडी ने एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट बताया। रूडी ने कल के सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ता नीतीश के हाथों को मजबूत करेंगे। कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के गदाई दियारा में नाव हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नाव पर हादसे के समय 17 लोग सवार थे। लोगों की मदद से 8 लोगों को बचा लिया गया। लोगों ने बताया कि सभी लोग एक छोटे डेंगी नाव में सवार होकर के झारखंड के सकरी जा रहे थे। अचानक चाइनीज मोटर फेल होने से नाव बेकाबू होकर पलट गई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लोगों का रिश्तेदार उस पार में है, कोई डेथ किया था, देखने जाना था। तो ये लोग प्राइवेट नाव कर करके ये लोग जा रहे थे। उसी में हवा की तेज रुख गंगा नदी लोड सह नहीं पाया। कितना लोग सवार? उसमें 17 लोग थे, जिसमें 3 लाशें मिला है। बाकी अभी तक 2 सुन रहे की जीवित हैं। कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग और मनिहारी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ और देसी शराब भी बरामद की है। जो संथाली टोला है
जहाँ जहाँ शराब बनाने का अड्डा उड्डा है वहाँ पर व्यापक रूप से छापामारी की गई है, जिसमें पुलिस के संग किया गया तो 5000 केजी जावा महुआ बरामद हुआ था, जिसको नष्ट कर दिया गया और पुनः विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अकेले भी किया गया है और दोनों छापामारी मिला के 8500 केजी जावा महुआ बर्बाद हुआ है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले प्री शपथ डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल होने के लिए पहुंची। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को ट्रंप के खास मेहमान के तौर पर समारोह का न्योता मिला है। मुकेश अंबानी के परिवार के ट्रंप के परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। Which is, unheard of, especially, I shouldn't say this, for a Republican. The Republicans are actually becoming the mainstream party. And इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।